there is a sphere and this sphere may be a sphere of liquid, a sphere of solid, a sphere of gas, anything filled up in it. उसके सारे पार्टिकल इसके अंदर हैं और उसमें हमने चार्ज दिया. Somehow due to friction or something इसके अंदर के पार्टिकल्स में चार्ज पैदा हुआ because it is a non-conductor. वो चार्ज वहाँ से मूव करके बाहर सरफेस पे नहीं आ पाया. अगर नहीं आ पाया तो इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एज ए पर्टिकुलर केस हमने ये मान लिया कि इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ विथ ऑल द पार्टिकल्स एवरीवेयर एंड सपोज एट रैंडम इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया, यूनिफॉर्म हो गया. ओके, हमने कैलकुलेशन की आसानी के लिए मान लिया for the ease of calculation that it is distributed uniformly. तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया that is चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर दो स्फीयर को हमने कंपेयर करना है तो उसके टोटल चार्ज ना देख के क्या देखेंगे, इसका एक वॉल्यूम ले लो, एक स्कूप हमने इसमें से निकाला, जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते, एक स्कूप इसमें से निकाला, दोनों के चार्ज काउंट कर लिए. तो ये जो हम काउंट कर रहे हैं क्या ये टोटल चार्ज है? नो, इट इज़ ओनली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. और ये जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ये इसका एक्सप्रेशन है. सो एक्सप्रेशन फॉर चार्ज इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. और इसको हम क्या लिखेंगे? रो. सो अगर हमने इसका एक वॉल्यूम V लिया और V में चार्ज को काउंट किया, देयर इज चार्ज Q ऑन द वॉल्यूम V. V वॉल्यूम पे Q चार्ज है तो एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना हो गया? Q अपॉन V. दैट Q अपॉन V कैलकुलेशन गिव्स अस रो. This is volumetric charge density. रो. ओके, तो किसी भी छोटे से वॉल्यूम पर कितना चार्ज होता है? नॉन कंडक्टर के छोटे से वॉल्यूम पर कितना चार्ज होता है? आंसर है रो इंटू वी. दिस इज चार्ज ऑन वॉल्यूम वी. और रो क्या है इसमें? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. इस तरह से किसी भी टुकड़े पर हम चार्ज काउंट करेंगे. दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. और ये किस में होती है? नॉन कंडक्टर्स में होती है, कंडक्टर्स में नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका चार्ज रिपेल होके कहाँ आ जाता है? सरफेस पे. तो उसमें कौन सी डेंसिटी काउंट करेंगे? यस, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा. इसमें क्या काउंट होगा? रो. ओके, अब इसके लिए हमने इसका एक छोटा सा वॉल्यूम लिया. इसके कारण हमको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम लिया, इस पर चार्ज कितना? dq. इसका वॉल्यूम कितना? dv. तो dq किसके? dq एक पॉइंट चार्ज है. इतना छोटा वॉल्यूम हमने लिया, उसके कारण r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना dE. और ये dE किसके बराबर होगा? दिस dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, पॉइंट चार्ज, दैट इज dq divided by r square. So this is equal to 1/4 pi epsilon naught. और ये dq किसके बराबर होगा? This is rho into dv upon r square. तो ये dE का एक्सप्रेशन है. और इसमें हमने किसकी हेल्प ली है? कूलम्स लॉ की. क्योंकि कूलम्स लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बनाया था? पॉइंट चार्ज के लिए. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही रहेगा. पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. तो
सभी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज फील्ड्स, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन आर स्क्वेयर। अब केस टू केस जैसा आएगा उसमें हम इसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे, बट दिस इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सबका इंटीग्रेशन होगा। इस तरह से हम इससे हेल्प ले सकते हैं फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वॉल्यूम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होगी? तो आंसर है शेप इसकी एग्जैक्टली वैसी ही होगी जैसे हमने शेल ऑफ चार्ज का लिया था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर्स आर गोइंग रेडियली आउट। तो यहाँ पर ये रेडियली आउट इस तरह से, ये रेडियस ऐसा होता है, सो फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज दिस वे। जहाँ पर भी चार्ज होगा उस चार्ज से ऐसे ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में भी होगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर ये शेल है नॉन कंडक्टर, सॉरी, अगर ये सॉलिड स्फीयर है विद चार्जेस, तो जहाँ पर चार्ज है यानी इसके अंदर भी चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये कौन है? स्फीयर। कैसा स्फीयर है? नॉन कंडक्टर। और यहाँ पर ई है, पर अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर, तो यहाँ पर सब चार्जेस होंगे, तो यहाँ चार्जेस हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर में ई नहीं होता है, ज़ीरो। इसको हम आगे जाके गॉस थ्योरम में फिर से करेंगे। तो इसमें अगर कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ है? सरफेस पर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्यों? ये जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ सब चार्जेस हैं और ये सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। सो इसका जो रो है, रो की यूनिट बताइए क्या होगा? अगेन इट इज कूलम पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में हमने नया डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या बनाया? रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। किसी भी छोटे से वॉल्यूम पर कितना चार्ज लिया जाएगा? रो इंटू वी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दिस इज द बेसिक इक्वेशन, और इसी को इंटीग्रेट करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दिस इज विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होगा तो अंदर में चार्जेस हैं और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कंडक्टिंग है देन इट इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस which we have seen: linear charge distribution, aerial charge distribution and volumetric charge distribution। तीन तरह से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये था कि ये सारे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, इन सब का नेचर एक ही था, या तो सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव। एक दूसरी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है जो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे एक पार्टिकल हमने लिया वाटर, वाटर में H2 और O। एक पार्टिकल हमने लिया HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन। हम देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में ऐसे चिपके रहते हैं, एक को पकड़ोगे दोनों आ जाएंगे। ये जो HCl होता है इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है? हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है।
एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका नेट चार्ज क्या होता है? 0। दिस वी नो। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? प्लस, और ये बन जाएगा H प्लस। अब इसके पास चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, ओके। ये हाइड्रोजन आयन हो गया। अब इसके पास चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। एक क्लोरीन का एटम हमने लिया, क्लोरीन के एटम में ये 17 प्लस है और 17 माइनस है। नेट चार्ज कितना? 0। क्लोरीन, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो गया। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके पास नेट चार्ज कितना आ गया? माइनस। दिस इज नोन एज क्लोराइड आयन। So this is chloride ion and this is hydrogen ion. This is a particle having positive charge. This is a particle having negative charge. अब पॉजिटिव और नेगेटिव में कूलम लॉ से अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है और ये दोनों बहुत नज़दीक चले जाते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होगा, सो द फोर्स विल बी वेरी लार्ज। उतने लार्ज फोर्स के कारण ये दोनों एक दूसरे से, ये H और Cl, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ये इसका मेंटेन रहता है। अब इसके पास कौन सा चार्ज है? प्लस। इसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस। इस पूरे का नेट चार्ज कितना है? 0।